एकता एक सुलझी हुई और सीधी साधी बहू थी। वो रोज की तरह अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। तभी उसका ससुर आनंद बोलता है। अरे वाह बहू, आज तो खाने में ये मटर पनीर और गाजर का हलवा भी है। इन्हें खाकर तो मजा ही आ जाएगा। वैसे भैया, ये सर्दियाँ तो भाभी के ससुराल में पहली सर्दियाँ हैं। क्यों ना हम इस सर्दी के मौसम में कहीं बाहर घूमने के लिए चले? ग्रेट आइडिया प्रिया, मैं मनाली की टिकट्स बुक कर लेता हूँ। हम लोग इन सर्दियों में मनाली चलेंगे। विवेक की बात सुनकर सारा परिवार खुश हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग जाने की तैयारी करते हैं। सारा परिवार मनाली की ट्रिप के लिए निकल ही रहा होता है कि तभी ये अर्जुन क्यों कॉल कर रहा है? हेलो विवेक, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हमारी कंपनी में आग लग गई है। अर्जुन, ये क्या बोल रहा है? हाँ भाई, हमारी कंपनी जलकर राख हो चुकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमने कंपनी के नाम पर जो 10 करोड़ का लोन लिया था उसे कैसे चुकाएंगे। अर्जुन की बात को सुनकर विवेक के हाथों से फोन गिर जाता है। विवेक को बहुत बड़ा सदमा लगता है। कंपनी में आग लग जाने की वजह से अब बैंक का लोन चुकाने के लिए विवेक को अपनी कंपनी और घर को बेचना पड़ता है, जिसके बाद पूरा परिवार 2 पल के अंदर ही सड़क पर आ जाता है। अच्छू, अच्छू। प्रिया, तुम्हारा शरीर तो ठंड के मारे बुरी तरह से कांप रहा है। लगता है तुम्हें बुखार हो गया। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम ठीक हो या नहीं। एकता बहू, तू मेरी बात मान और तू अपने मायके चली जा। जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो तुझे बुला लेंगे। माँ जी, जब मेरा परिवार यहाँ है तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? मैं भी आप लोगों के साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ का सामना क्यों ना करना पड़े। एकता की बात सुनकर शर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद सारा परिवार ठंड से कपकपाता हुआ सड़कों पर भटकता है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें रहने का कोई ठिकाना नहीं मिलता। सुबह से शाम हो जाती है, जिसके चलते अब ठंड और बढ़ जाती है और प्रिया की तबीयत और खराब हो जाती है। हे भगवान, माँ जी देखिए, प्रिया को क्या हो गया है? लगता है ठंड की वजह से प्रिया को चक्कर आ गए। इसका पूरा शरीर बर्फ की तरह जम चुका है। अब हम लोग क्या करें? कैसा लाचार भाई हूँ मैं। मेरी बहन मेरी आंखों के सामने तड़प रही है और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आप अपने आप को कोसना बंद कर दीजिए। हमें प्रिया को जल्द से जल्द गर्माहट देनी होगी। पर माँ जी, वो देखिए, वहाँ पर पार्क है और उसका गेट भी खुला है। चलिए, हम सब उसमें चलते हैं। उस पार्क में जाकर आग जला लेंगे। आग की गर्माहट से प्रिया को थोड़ा आराम मिलेगा। एकता की बात सुनकर सारे परिवार वाले चुपके से उस पार्क के अंदर चले जाते हैं और आसपास पड़ी लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगा देती हैं, जिससे थोड़ी देर के लिए ही सही थोड़ी गर्माहट महसूस होती है, जिससे सबको ठंड से छुटकारा मिलता है और सब लोग वहीं सो जाते हैं कि तभी उस पार्क का गार्ड आता है और उन पर बाल्टी भरकर ठंडा पानी डाल देता है, जिससे सबकी आंखें घबराकर खुल जाती है। कौन हो तुम और तुमने हम पर पानी क्यों डाला? तुम देख नहीं रहे कितनी सर्दी का मौसम है? वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये पार्क तुम्हारे बाप का है जो तुम सब लोग यहाँ डेरा जमाकर सो रहे हो। मैं इस पार्क का गार्ड हूँ। चलो अभी के अभी पार्क खाली करो, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। साहब, थोड़ा रहम कीजिए। मेरी ननद की तबीयत बहुत खराब है। अब ऐसी सर्दी में हम लोग कहाँ भटकेंगे? हमें सुबह तक की मोहलत दे दीजिए। हम लोग सुबह होते ही यहाँ से चले जाएंगे। ये पार्क है, ना कि तुम जैसे गरीब भिखारियों के लिए कोई धर्मशाला। जल्दी से उठो, वरना पुलिस को बुलाकर सीधा जेल में बंद करवा दूंगा। फिर वो अपने आप देखेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। पुलिस की धमकी सुनकर सारा परिवार डर जाता है और ठंड से कपकपाते हुए फिर से सड़कों पर भटकने लगता है। हे भगवान, हमने तेरा क्या बिगाड़ा था या क्या ऐसे पाप किए थे जो तू हमें ऐसे दिन दिखा रहा है? मुझसे अपने परिवार की ऐसी हालत नहीं देखी जा रही। भगवान, या तो तू हमें कोई रास्ता दिखा या मेरी आंखें बंद कर दे। भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। ये क्या हम लोगों पर कम सितम है जो आप भगवान से अपने लिए ऐसी दुआ मांग रहे हैं? पिताजी, ऐसा मत कहिए। भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे
और अगर वो छीनते हैं तो देते भी हैं। लगता है कि ये उनकी कोई परीक्षा है जो वो हमसे ले रहे हैं। वो चलते चलते एक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच जाते हैं और वहीं नीचे बैठ जाते हैं। बढ़ती रात के साथ साथ ठंडी भी काफी ज्यादा बढ़ती जाती है, जिससे अब धीरे धीरे बर्फ गिरना भी शुरू हो जाती है। सारा परिवार ठंड से मानो पूरी तरह जम गया था कि तभी वहाँ एक पुलिस वाला आता है और उन पर डंडे बरसाने शुरू कर देता है। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो यहाँ पर? मुझे तो तुम लोग चोर दिखाई दे रहे हो। नहीं साहब, रुक जाइए। हम कोई चोर नहीं, बल्कि किस्मत से हारे बेसहारे लोग हैं। भगवान के लिए हमें यहाँ रहने दीजिए। ये सब बेतुकी बातें हैं। मुझे तो तुम सब पर शक हो रहा है कि तुम कोई गंभीर जुर्म करके यहाँ आ गए और फंस गए। ये कहकर वो उन सब के ऊपर डंडे बरसाना शुरू कर देता है और सारा परिवार भागने लगता है और भागते भागते एक रेलवे स्टेशन के पास आ पहुंचता है। वो देखिए, रेलवे स्टेशन पर यहाँ तो काफी लोग सो रहे हैं। एक काम करते हैं, हम भी इनके साथ ही सो जाते हैं। यहाँ ना तो पुलिस वाला आएगा और ना ही कोई गार्ड। सारा परिवार ठंड से कपकपा रहा होता है, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाकर सो जाता है। लेकिन कभी सर्द हवाएं तो कभी मच्छर से किसी को नींद नहीं आती, तो कभी गुजर रही ट्रेन की आवाज से इन लोगों की आंखें खुल जाती है। सुबह होती है, पूरा परिवार फिर से रहने की तलाश में निकल जाता है, लेकिन कहीं पर भी उन्हें कोई जगह नहीं मिलती कि तभी रेलवे स्टेशन के पास ही पटरी पर खड़ी एक खराब बोगी उन्हें दिखाई देती है, जो पूरे तरीके से खाली होती है, जिसे देखकर अब पूरा परिवार उसी बोगी के अंदर रहने लगता है। भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन जेब में 2 रुपए भी नहीं है। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ जी, हम लोगों को काम शुरू करना होगा, वरना हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? लेकिन बहू, हम लोग क्या ही काम करेंगे और हमें काम देगा कौन? हम रेलवे स्टेशन के पास ही रहते हैं, तो क्यों ना हम रेलवे स्टेशन पर ही काम करना शुरू कर दें, तो हमें कई सारे काम मिल सकते हैं। एकता की बात सुनकर सारा परिवार अब रेलवे स्टेशन पर काम करने लगता है। आनंद रेलवे स्टेशन पर बने टॉयलेट को साफ करता, वहीं विवेक लोगों के जूते पॉलिश करता, शर्मिला और प्रिया लोगों को रेलवे स्टेशन पर घूम घूम कर समोसे और चाय देने का काम करती, वहीं एकता पकोड़े की दुकान लगाकर लोगों को पकोड़े बेचा करती। और यही काम करके पूरा परिवार अपना पेट पालता है। वो ऐसे ही दिन रात मेहनत करते हैं। भगवान की कृपा से धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा है और हमारी जिंदगी की गाड़ी वापस पटरी पर आने लगी है। भाभी, ये सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। अगर आप हमें हौसला नहीं देती तो शायद हम लोगों में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं आती। प्रिया बिल्कुल ठीक कह रही है। तेरी हिम्मत और लगन की वजह से ही आज हम लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। ये सब तो हमारे साथ की वजह से हुआ है माँ जी। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देते तो शायद आज भी हम लोग सड़कों पर भटक रहे होते और ठंड से जूझ रहे होते। सारा परिवार अब भी रेलवे स्टेशन पर ही काम करता है और साल भर मेहनत मजदूरी करता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में अब भी सुधार हो रहा है। अगर परिवार एक साथ हो और एक दूसरे का साथ दे रहा हो तो बड़ी से बड़ी परेशानी को वो मिलकर हरा सकते हैं और अपनी जिंदगी को एक बेहतर राह भी दे सकते हैं।